वेलकम टू मैथ्स मार्वल। इस वीकेंड पे जितने भी जो लाइव मॉक्स हुए थे, उन सब के जो टॉप क्वेश्चंस हैं, उसमें कौन सी बेस्ट अप्रोचेस हम लगा सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जितनी भी सारी तरीके हैं और उनके भी सबसे बेहतरीन मेथड, अगर आप उसमें अप्रोक्सीमेशन या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं सोच पाए, तो अभी विद इन 30 to 40 सेकंड में अच्छे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, इन सब की हम बात करेंगे विस्तार से। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 60 + 9 और 2t² माइनस 80 + 6 का वेनिस्ट गुणनखंड याद करो। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो ये टी का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, और यहाँ 2ab है, 2 × 3 × t और -2ab है ना भाई। लिख के दिखा देता हूँ आपको, टी स्क्वायर माइनस 2 × 3 टी प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये t - 3 का होल स्क्वायर बन गया। जब ये t - 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो कोई दूसरा कुछ भी हो भाई, कॉमन t - 3 के अलावा और एक के अलावा क्या कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। इसके फैक्टर देखने ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन मार्क कर देंगे। यदि रेखाओं x + y = 3 और 2x + 3y = k का प्रतिच्छेदन बिंदु रेखा x + 4y = 6 पे स्थित है, तो k का मान ज्ञात करें। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु इस रेखा पे भी स्थित है। इसका मतलब क्या है? ये दो रेखाएं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु, ये तो तीसरी भी इनसे गुजर रही है भाई, तो तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही है ना, इसका मतलब। तो इन दोनों का मैं प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेता हूँ, x + y = 3 और x + 4y = 6। अगर मैं इसमें हिट एंड ट्रायल लगा देता, तो 2 और 1 3 और 2 और 4 6 बन रहा है, तो x 2 आ गया, y 1 आ गया। 2 x y, भाई x + y = 3 और x + 4y = 6, ये दो इक्वेशन थी। तो मैंने 2 और 1 रखा, तो दिख गया मेरे को 2 और 1 3 और 2 और 4 6, तो इसका मतलब x 2 है तो y कितना है? 1। अच्छा, ये जो 2, 1 है वो ये पॉइंट है, तो यहाँ से ये वाली लाइन भी जा रही है, कौन सी? 2x + 3y = k। तो x की जगह 2 रखूंगा तो 4, y की जगह 1 रखूंगा तो 3, तो ये आ गया k। तो 7 = k या k = ऑप्शन बी। कि एक महिला ने 15 खिलौने 1200 में 20% के लाभ पर बेचे, तो 1200 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ हुआ, तो 1000 रुपये में उसने खरीदे 15 खिलौने। एक खिलौने का जो सीपी होगा, एक खिलौने का सीपी, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक खिलौने का सीपी इक्वल करते हैं। तो एक खिलौने का सीपी कितना हो गया भाई? देखो, 20% के लाभ पे 1200 में बेचा, मतलब 1000 रुपये में उसने खरीदे हैं 15 खिलौने, तो 1000 रुपये के 15 खिलौने, तो एक खिलौने का सीपी कितना है? 1000/15। ठीक है, यहाँ पे देख लें। 12.5% की हानि उठाने के लिए उसे 1400 रुपये में कितने खिलौने बेचने हैं? 1400 में मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, 1400 में 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 1/8 का लॉस मतलब 8 से 7, तो 7 की वैल्यू 1400, तो 8 की कितनी? 1600। 1600 में मैं खरीदूंगा, मतलब एन खिलौने, तो वो एक आइटम का सीपी होगा। ये इक्वल होंगे, ये हो रहा है 1.6 टाइम्स, हो रहा है भाई 1.6 टाइम्स। तो ये भी 1.6 टाइम्स हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 को 1.6 से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो पॉइंट है ना, इसको आप इधर शिफ्ट कर दो, तो 1.5 × 16 हो गया। 16 का डेढ़ गुना कितना होता है? तो 16 + 8 24। दैट्स इट, बेस्ट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक निश्चित राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1123.2 है, तो मूलधन ज्ञात करें। आप एक बात बताओ, जब आप 12% रेट है और 3 साल टाइम है, तो जो भी प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल जो भी है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का ही अंतर दिया है। तो मैं सीआई कैसे निकालता हूँ भाई? 3 3 1 लगाऊंगा, यहाँ 12% करूंगा, फिर जो आएगा उसका 12% करूंगा, फिर जो आएगा उसका 12% करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा, तो सीआई आएगा। ये ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मामला है मतलब। ठीक है, तो मैं एक बार 12% ले लेता हूँ बस। अब आप देखते जाना, 25,000 का 12% हो गया 3,000, 20,000 का 12% हो गया 2400, इसका हो गया 3600, और इसका 12% 2880। लिखो तो लिख लो, नहीं नहीं तो मत लिखो इसको। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर 0.2 है भाई, लास्ट में 0.2 आना चाहिए। जब मैं 2 बार 12% करूंगा, इसके बाद और, तो एक के बाद ही पॉइंट आए, ऐसा कब हो सकता है? जब लास्ट में 3 जीरो हो। क्या किसी और में 3 जीरो है? नहीं है ना, इसी में है, तो यही आंसर। क्योंकि भाई जब आप देखो, आप जब 2400 का 12% निकालोगे, इंटीजर आएगा, फिर दोबारा 12% करोगे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी, तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली ऑप्शन दिस इज द करेक्ट आंसर, बिना सोल्व करे। सोल्व भी करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? तो आओ, अब यहाँ से स्टार्ट होता है अद्भुत मैथ सर। देखो, अगर आपको 12% रेट है और 3 साल का टाइम है, ठीक है भाई, और 3 साल का मैं आपसे पूछूं कि इफेक्टिव रेट कितना होगा, इसको मैं एक ही लाइन में निकालता हूँ। 12 × 3 36 पॉइंट, 12 का स्क्वायर 144 × 3 432, 12 का क्यूब 1728। तो ये 4 यहाँ ऐड होगा, तो 40.4928 आ गया, 17 यहाँ ऐड होता है।
ये कैसे आया, अगर आपको ये समझना है एक ही लाइन में, तो मैंने वीडियो डाली हुई है इफेक्टिव रेट कैसे निकालें, उस पर चैनल पे जाके आप देख सकते हो। विद इन 5 to 10 सेकंड आपने आप इसको निकाल दोगे इफेक्टिव रेट को। ठीक है, तो 40.4928% तो बना सीआई का रेट, इफेक्टिव रेट। और एसआई 3 साल का 36% होगा ही भाई। इन दोनों का गैप क्या है? 4.4928%। इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 1123.2। अब यहाँ ऑब्जर्व करना, देखो 11 है, यहाँ 44 है, यहाँ 23 है, यहाँ 92 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ 3 जीरो आ गई, तो 4% अगर 1000 है तो 100% कितना होगा प्रिंसिपल? ठीक है। बिंदु एच त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है, तो त्रिभुज एबीसी आपने बना लिया। ए एच बी एच और सी एच के मध्य बिंदु है एक्स वाई जेड। ये ए एच हो गया भाई, लंब केंद्र है ना, तो ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा और ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये एच है। अब ये क्या कह रहा है, ए एच का मध्य बिंदु है एक्स, बी एच का मध्य बिंदु है वाई, और सी एच का मध्य बिंदु है जेड। तो देखो अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ए एच बी, ये इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इसको मैं मिलाऊंगा तो इसके पैरेलल लाइन आएगी भाई, आएगी इसके पैरेलल लाइन। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये भी परपेंडिकुलर होगी ये वाली। ऐसे ही ये और ये पैरेलल होगी, ऐसे ही ये वाली और ये वाली पैरेलल होंगी। तो जब ये पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर यहाँ पे 90 बन रहा है तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये जो एच पॉइंट होगा वो एक्स वाई जेड ट्राइंगल का भी क्या होगा, लंब। तो ये जो लंब केंद्र होगा वो इस त्रिभुज का भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया लंब केंद्र और तो सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है ए माइनस बी बराबर 45 डिग्री है, 1 + tan × 1 - tan b। आपने पढ़ रखा है ए प्लस बी 45 होता है, तो 1 + tan a 1 + tan b 2 होता है। लेकिन अब मानो आपने ये क्वेश्चन देखा, आपको समझ नहीं आया क्या करना है, तो भाई जो भी के की वैल्यू है वो ए और बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, तो मैं मान लेता हूँ ए 45 है बी 0। ए की जगह 45 रखा तो टेन 45 1 हो गया, तो 1 + 1। और बी की जगह 0 रखा तो ये 0 हो ही गया, इंटू 1 बराबर 2 के कितना आ गया, 1। ठीक, नेक्स्ट। एक वृत्त में पी क्यू एक जीवा है जिसे एक्स तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एक्स वाई बिंदु एक्स से वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एक्स वाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर और एक्स क्यू बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान याद करें। जब भी आपसे कोई सर्किल दिया है, उसकी स्पर्श रेखा और वो दे रखी है और वो पॉइंट्स में दे रखी है, या ऐसा दे रखा है डेटा कि आप उनका रेशो निकाल सकते हो इजीली, सबसे पहले आपको एक ही चीज करनी है, पहले उसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो यहाँ 6.5 और 2.5 है, तो मैं डबल कर लेता हूँ। बाद में मैं एक सिमिलर फिगर बना रहा हूँ, इसका मतलब तो मैं जब डेटा को डबल कर रहा हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी डबल आएगा, तो लास्ट में मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखना किस तरह कैलकुलेशन करते हैं। ये एक सर्किल है, पी क्यू इसकी कोड है, तो इसको आगे तक बढ़ाया गया एक्स पॉइंट तक, और एक्स वाई जो है वो है स्पर्श रेखा। ठीक है, मैंने डेटा डबल कर दिया है भाई। तो ये एक्स वाई 6.5 नहीं है, 13 है। ये क्यू एक्स जो है वो 5 हो गया। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू इंटू एक्स पी होगा। मतलब 13 का स्क्वायर बराबर 5 इंटू दिस वन होगी। तो 13 का स्क्वायर बटा 5 आ गई ये पूरी पी एक्स। तो जो पी क्यू है वो कितनी आ गई, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं करूंगा अभी। तो यहाँ से मैं पी क्यू निकाल दूंगा, 5 एलसीएम लिया तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आया। मुझे पता है 5 12 13 पर ट्रिपलेट होता है, तो मैं 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर को लिख दूंगा 12 का स्क्वायर बटा 1। लेकिन ये जो आया है ना वो तब आया है जब मैंने डेटा डबल किया है। लेकिन मुझे तो आधा करना है, तो मैं 12 का स्क्वायर बटा 5 और इसका आधा कर दूंगा, तो 12 का स्क्वायर बटा 10 ये आ गया एक्चुअल आंसर। तो 12 का स्क्वायर 144 बटा 10 14.4। ठीक, और इस क्वेश्चन में आप क्या लगा सकते थे, सोचो। तो 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5 प्लस एक्स होगा, होगा भाई। इसका मतलब ये 13 का मल्टीपल है, ये 13 का है नहीं, तो ये तो 13 का होगा ही। तो ये 2.5 ऐड करने पे, ये जो भी आएगा उसमें 2.5 ऐड करने पे 13 का मल्टीपल बनना चाहिए। सिर्फ 14.5 से बन रहा है, क्यों? क्योंकि इस 1.69 ऑलरेडी 13 का है, उसमें 2.5 जोड़ने पे तो आएगा ही नहीं। तो ना तो ये होगा ना ये होगा, ये दोनों कट गए। 1.44 में आप जब 2.5 जोड़ोगे तो वो भी नहीं आ रहा 13 का, बस ये आ। ठीक है, 16 छात्रों के औसत अंक 58 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों का औसत 57 हो जाता है, यदि उच्चतम अंक 92 है तो न्यूनतम अंक। क्वेश्चन, एक नजर क्वेश्चन पे, एक नजर ऑप्शन पे। यूनिट डिजिट सबकी अलग, मुझे पता है अगर मैं 16 का एवरेज 58 है तो टोटल होगा वो ये 16 × 58। उच्चतम निम्नतम हटा दिए तो शेष छात्रों का 57 14 बचे, 14 लोग बचे इंटू 57। ये आया मैक्सिमम, ये आया हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हाईएस्ट 92 है, तो लोएस्ट क्या हो गया, यहाँ से 92 और सब्सट्रैक्ट हो जाएगा।
ये लोएस्ट होगा भाई। यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 -7 × 28, ये तो यूनिट डिजिट खत्म हो गई, -2 आया है। -2 का मतलब होता है 8 आंसर। ठीक है, एग्जाम में लिखोगे नहीं आप इसमें। यहाँ देखोगे 8 × 48 8, यहाँ देखोगे 14 लोग बचे, 4 × 7 = 28, फिर 8, ये 2 है तो -2, 8 - 8 कैंसिल, -2 का मतलब 8, खत्म पहली बार। 2 की यूनिट डिजिट अब 8 हो जाती है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, तो बहुत तरीके हैं, मल्टीपल भी देख सकते थे, लेकिन इतना नहीं घूमना है फिर, क्योंकि हमें मेथड भी आना चाहिए फिर। ऐसा नहीं है आप सब में यही चीज लगाते रहो, वो तब लगाना है जब डेटा डिफिकल्ट है। तो देखो 14 लोगों का एवरेज 57 है, 2 लोग और आ जाते हैं तो एवरेज 58 हो जाता है। मतलब वो अपने साथ 57 और 57 तो लाए ही हैं, +1 × 16 और लाए हैं, तभी तो एवरेज बढ़ेगा भाई। अब 16 लोग हो गए जब ये दोनों शामिल हुए, जब ये दोनों लोग शामिल हुए तो एवरेज कितना हो गया, एक बढ़ गया, तो 16 बढ़ा है, हर किसी पे एक बढ़ा है, तो 16 और बढ़ा है, तो 57 57 तो वो लाए हैं, 16 और लाए हैं, तो सत्या, और उनमें से लेकिन एक 92 है, तो जो बच गया वो लोएस्ट है, वो ये है 57 और 57, 104 -92, 22, 22 और 16 38, तो लोएस्ट हुआ, मार्क्स कितने 30। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, x - 1/x 4 है, x⁴ +1/x⁴, मतलब x² +1/x² निकालूंगा, फिर x⁴ +1/x, तो दो जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, बनना चाहिए, प्लस वाला आएगा ना x² +1/x²। दो जोड़ने पे अब आपको ऐसा नहीं हर ऑप्शन चेक करना है, यहाँ आपने देखा 318, 22, 26 थी, किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 18 के स्क्वायर के पास, तो 18 का स्क्वायर दो जोड़ने पे बनना चाहिए, इसमें नहीं बनेगा, इसमें ही बनेगा बस। और क्यों मैं चेक ही क्यों करूंगा औरों को। नेक्स्ट ये सवाल देखें, 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है, इसका क्या मतलब है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ए बी को इतने मीटर से हराता है, बी सी को इतने मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ए लिखना है, बी लिखना है, फिर बी लिखना है, सी लिखना है। ठीक है, कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ साथ में। 600 मीटर की दौड़ में 60 मीटर से हराता है, तो मैं इन दोनों का रेशो ले लेता हूँ पहले, तो ये 1 है, ये 10 है, मतलब ए जब 10 चलता है तो बी 1 कम चलेगा। भाई ए ने जब पूरी दौड़ खत्म कर ली तो वो बी जो है वो 1 कम चलेगा, मतलब ए 10 चलेगा तो बी 9 चलेगा सेम टाइम में। ये स्पीड का रेशो हो गया, यही डिस्टेंस का हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस का रेशो है। अब बी और सी की क्या कहानी है, उसी दौड़ में तो ये 600 था, यहाँ 75 से काट दूंगा तो 8 बार कट गया, तो ये 8 चला तो वो 1 कम चला, बी 8 चला तो सी 1 कम चला, मतलब 8:7 हो गया। जब भी कंटिन्यूअस में हो, ए बी बी सी, सी डी डी ई ऐसे हो, और आपको फर्स्ट और लास्ट का रेशो निकालना हो, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, रेशो आ जाता है। तो यहाँ से ए रेशो सी कितना आ गया, 10 × 8 80, और 9 × 7 63। इस बात का मतलब पता है क्या है आप, ए जितने टाइम में 80 यूनिट गया, उतने टाइम में सी 63 यूनिट गया, मतलब सी हार गया 17 यूनिट से, तो 17 यूनिट से हरा है सी, यहाँ पे 17 आ गया प्राइम। 17 का मल्टीपल देख लो, 130 तो होगा नहीं, 120 भी नहीं होगा, देखते ही पता लग रहा है, 135.5 है, 136 होता है, तो 135.5 कैसे हो जाएगा, नहीं होगा आंसर। यहाँ पे रुक के भी लगा सकते हैं, करना भी चाहें तो आप देखें, तो अगर 80 यूनिट की दौड़ होती तो वो 17 यूनिट से हार जाता सी। दौड़ कितने की है, 600 की, तो कितने से हारेगा, 600/80 × 17। कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको, जीरो से जीरो काटूंगा, अगर यहाँ 16 होता तो 8 दूनी 16, मतलब 120 आता, 16 + 1 लिख दिया इसको एक तरह से मैंने, तो एक और है, तो 60/8 होता है 15 तो 7.5 हो रहेगा, तो 127। ठीक है, नेक्स्ट 14,700 रुपए का एक मोबाइल फोन 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर दो समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है, प्रत्येक किस्त का मान। माइंड में कैसे करना है, सुनो इस तरह के सवाल। 14,700 रुपए का फोन है, 10% की रेट पे साधारण ब्याज पे दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाना, मैंने मान ली हर किस्त 100 रुपया है, 100 यूनिट की अगर किस्त है तो 200 यूनिट बना। अगर वो किस्त ना देकर लास्ट में ही चुकाता, तो वो एक जो पहली साल उसने 100 चुकाया, उस पर एक साल का ब्याज और लग जाता, तो 100 का 10% 10 हो गया, तो 210 यूनिट का काम इसका बनता, लेकिन 210 रुपये, 210 यूनिट चुकाता वो, तो 210 यूनिट की वैल्यू क्या है, 14,700 इंटू 120%। क्यों, क्योंकि भाई 14,700 तो उसकी कीमत है, अगर उसको वहां पे हम एंड पॉइंट बराबर कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे डेप्ट ड्यू डेप्ट को कितनी होगी, तो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज बन के वो 14,700 इंटू 120% हो जाता है। ये 210 की वैल्यू है, 100 की निकालनी है बस। देखो ये 120% है, एक जीरो यहाँ से कट गई, 210 से कट गया 7 बार, 12 × 7 = 84, तो 84, इतना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 2 4 6 8 9 का उपयोग करके बिना दोहराए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। जब भी बोले कितने इतने अंकों की कितनी बनाई जाती है, उतने बॉक्स बना लो, डिब्बे बना लिए 3। 2 4 6 8 9, 5 नंबर है अपने पास,
तो पहले बक्से में कितनी संभावना आ सकती है? 5। रिपीट करना नहीं है तो मान लो आपने यहाँ 2 लिख दिया, तो 2 तो आप लिख नहीं सकते, बाकी 4 नंबर में से कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी। ऐसे ही अब आपने 2 नंबर भर चुके हो, अब 3 नंबर बचे, 3। जब तक काम पूरा ना हो और जब तक आपके मन में आए एंड तथा, तो करना है मल्टीप्लाई। जब भी आपके मन में केस बने या फिर आपके मन में आए या, तो करना है एडिशन। बस इतनी सी बात होती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो ये 5 चौके 20 की 60 हो गए, 60 संख्याएं बन सकती हैं। ऑप्शन नेक्स्ट। एक दुकानदार 48 रुपए किलो, देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको पढ़ते जाओ सॉल्व करते जाओ, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पूरा पढ़ो इमेज बनाओ तुरंत करो। ठीक है। एक दुकानदार 48 रुपए किलो और 72 रुपए किलो वाली चावल की 2 किस्मों को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को किस कीमत में बेचना चाहिए? 48 है, ये देखो 5:3, ये 48 रुपये पर केजी, ये है 72 रुपये पर केजी। इसमें हम जो डेविएशन होता है वो सबसे बेस्ट मेथड। देखो 48 है यहाँ, तो 48 तो आएगा ही आएगा। ये 24 ज्यादा है ना 48 से 72, तो ये 24 पर हेड ज्यादा है, तो 3 पे ये 24 × 3 ज्यादा है। इसको बांट दो आप पूरे में, 5 और 3 8 में, तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, 48 और 9 57। इसका मतलब 57 रुपया पर केजी की चीनी है कुल मिला के संयुक्त रूप से। 20% का प्रॉफिट अर्जित करना है तो कितने की हो जाएगी? इंटू 1.2 में बेचेगा वो। अब 7 है, अब 0.2 है, तो 0.4 आएगा लास्ट में, एक नहीं है बस। नहीं करना मल्टीप्लाई, क्यों करूं मैं? करूंगा भी तो 12 पंजे 60, 600 और 84 64.7। ठीक। नेक्स्ट। एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष को देख रहे एक पर्यवेक्षक को पता चलता है कि उन्नति कोण ऐसा है, tan a = 3/4 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो tan a कितना है? 3/4। cos 2 थीटा निकालना सबसे इजी होता है जब भी आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का tan पता हो या कोसाइन भी पता हो, कुछ भी। cos 2 थीटा निकालना सब हमेशा इजी होता है। तो cos 2a निकालूंगा मैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर। याद होना चाहिए, नहीं है याद तो आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। 1 - 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर आया। 16 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, 16 - 9 7, 16 और 9 25, ये आ गया cos 2। ठीक। अब निकालना क्या है आपको? साइन 4a भी चाहिए यहाँ, तो साइन 4a बराबर होगा 2 sin 2a cos 2a। cos 2a अगर 7/25 है तो साइन 2a कितना होगा? 7 24 25 ट्रिपलेट होता है तो 24/25 हो जाएगा, इंटू 24/25 होगा। 24 7 168 दूनी 336, ये 336 बटा नीचे आ गया 625। अब हमारे पास सारी वैल्यू है। साइन 4a निकालना क्या है हमको? साइन 4a, तो 336/625 प्लस cos 2a कितना है भाई? 7/25 माइनस tan a दे ही रखा है 3/4। एलसीएम लूंगा 2500, 625 इंटू 4 होगा ना 2500, तो ये 4 बार हो गया, तो 300 चौके 1200 और 144 1344, 25 का मतलब 700 हो गया यहाँ। 4 है तो 625 थी, 1875 हो गया। 13 और 7 13 और 7 20 माइनस 18 2 और 44 माइनस 75 माइनस 31, 200 माइनस 31 169/25 डी। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ये सोल्व ही करना पड़ेगा। ये देखो जब भी आपके पास मौत में इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना 4 4 लाइन का, तो देखते ही छोड़ देना पहले को। है इस सवाल में कुछ भी नहीं, बस ये भाषा बना रखी इतनी बड़ी। पढ़ लेते हैं। दो साझेदार हैं, पी और क्यू, एक स्टार्टअप की स्थापना करते हैं। पी ने अपनी प्रारंभिक पूंजी का 35% निवेश किया, क्यू ने शेष भाग निवेश किया। तीसरा साझेदार आ जाता है, आर टीम में शामिल हुआ। शेष लाभ को पी और क्यू के बीच में मूल निवास के अनुपात के आधार पर विभाजित करने से पहले प्रबंधन शुल्क के रूप में कुल वार्षिक लाभ का 15% देने का वादा किया गया। मतलब पता है इस बात का क्या मतलब हो गया? इस बात का मतलब ये है कि जितना भी पूरा प्रॉफिट है उसमें से 15% तो आर को दे दो पहले ही, बाकी का जो बचा है उसको बांट दो पी और क्यू। तो पूछा है लाभ में क्यू के कुल हिस्से की गणना करो। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, मैंने देखा क्यू का पूछा है, पी ने 35% निवेश किया, क्यू ने 65% किया, जो भी होगा क्यू वो होगा 13 का मल्टीपल। देखो 13 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? ये 2502 इंटू 100 है, 100 में तो जाता नहीं है 13 का। 2502 है ये। 13 एकम 13 12, 13 नंबर 117, 3 13 दूनी 26, नहीं जाता तो नहीं जाएगा। ठीक है। वैसे भी देख सकते हो आप, 13 का एक और डिविजिबिलिटी रूल होता है, आप 3 3 के पेयर बनाओगे राइट साइड से, तो 200 और 250, इनका गैप कितना है? 50 50 में नहीं जाता तो नहीं जाएगा। यहाँ देखो ये 26 25 है और इंटू 100 है। 26 26 में जाता है तो 26 25 में तो जाएगा ही नहीं, और 100 में जाएगा ही नहीं तो इसमें भी नहीं जाएगा। ये 26 52 है, इसमें जाता है तो चला जाएगा। ये 2705 है, 13 दूनी 26 और 13 28 104, इसमें भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन सी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इसको बिल्कुल भी, मॉक में अगर ये आता है, एग्जाम में भी आपके में आता है। अगर आपको दिख रहा है 13 का एक ही मल्टीपल है तो तुरंत मार के आगे बढ़ो भाई। ठीक है। चलो मेथड देख लो। तो ये 4,80,000 था, 15% तो ले गया आर, बचा 85%, मतलब 17/20। वो बटेगा किस किस में? पी और क्यू में। तो पी 35% लगा रहा था हिस्सा, क्यू लगा रहा था 65%, 7/13, तो इंटू 13/20। 20 और 20 400 हो गया, 20 इंटू 20, ये 12 बार कट गया यहाँ से। 17 इंटू 12 मुझे तो याद है 204 होता है, 204 इंटू 13 2652 डबल जीरो। ये मुझे कैसे याद हुआ? 17 इंटू 12 204, ये प्रैक्टिस से याद हो गया। इतनी बार आते हैं ये डेटा। आपको दो दो डिजिट के नंबरों को मल्टीप्लाई कर किया करो डेली।
ठीक है, 2 4 5 ऐसे मेंटल एक्सरसाइज होती है, उससे आपको याद होने लग जाएंगे। जैसे मुझे याद है 16 × 12 192 होता है। ठीक है, 18 × 13 234 होता है, ये याद है मुझे। मुझे सोचना नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इतनी की हुई है। नेक्स्ट, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटे गए ताश की गड्डी में से एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के 2 पत्ते निकाले जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए दोनों पत्ते बादशाह हैं? देखो, आप 2 पत्ते निकाल रहे हो तो पहले 52 और 51 बचेंगे, पहले 52 बचेंगे, बाद में 51 बचेंगे। तो 52 का में प्राइम है 13, और उसमें है 51 में है 17, तो 13 और 17 उन दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन होगा ही होगा नीचे। इसमें सिर्फ 13 का है, 17 नहीं है, इसमें भी सिर्फ 13 का है, 17 नहीं है, ना तो ये है ना ये है, दो तो आप काट दो। कर लेते हैं अब इसको, अब करना पड़ेगा भाई। तो देखो, 4 राजा होते हैं ताश की गड्डी में, तो पहले 4 पत्तों में से आप एक पत्ता चुनोगे, तो 4 संभावनाएं, उन चारों में से कोई भी ले सकते हो। फिर 3 बचे, तो 3 में से एक चुनने के 3 तरीके हैं भाई, कोई भी एक ले सकते हो। पहले 52 पत्ते थे तो 52 संभावनाएं थी, कोई भी पत्ता उठा सकता हूँ। अब 51 पत्ते बचे हैं तो 51 संभावनाएं थी बस। यहाँ 4 से कैंसिल हुआ 13 बार, यहाँ 3 से कैंसिल हुआ 17 बार, तो ऊपर एक आएगा, और ये दोनों तो काट ही दिए थे। ठीक, 13 × 17, ये भी 221 होता है, ये भी मुझे याद है। ठीक है, नेक्स्ट, उस संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 24 40 और 48 से विभाजित करने पे 13 29 और 37 बचता है? संख्या के अंकों का योग। मुझे 24 देख के ख्याल आया 3 का, तो मुझे ये तो पता है 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो 3 की डिविजिबिलिटी भी यही होती है कि भाई आप उस संख्या के डिजिट्स को जोड़ो, डिवाइड करो। तो मुझे ये तो कन्फर्म है कि 3 से भाग देने पे रिमाइंडर 1 आएगा। इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, आंसर। नहीं करना सॉल्व। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है? तो 24 40 और 48 से भाग देने पे 13 29 और 37। मेथड से बता देता हूँ। देखो, यहाँ -11 हो रहा है, यहाँ -11 हो रहा है, यहाँ -11 हो रहा है, ठीक है। तो जो नंबर होगा वो क्या होगा? 24 40 और 48, इनका एलसीएम कितना हो गया? 48 है, यहाँ इंटू 5, 240 हो गया। तो 240 के माइनस 11, क्योंकि 11 कम है ना, तो यहाँ -11 बच रहा है रिमाइंडर हर बार। तो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए यहाँ, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 240 -11 229, तो 9 और 4 13। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेन भी नहीं चलाना होता, इसलिए मैं आपको लाया हूँ उनको। देखो, यहाँ गौर से देखो, कॉस अपॉन कोसेक +1, कॉस अपॉन कोसेक -1, कॉस कॉमन लिया माइंड में आपने। एलसीएम लोगे आप, कोसेक +1 कोसेक -1, कोसेक स्क्वायर a + b a - b, कोसेक स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर, नीचे आ गया कॉट स्क्वायर। और जब आपने ये एलसीएम लिया था, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ऊपर भाई, कॉस तो कॉमन ही था, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये 2 कोसेक आया। 2 कोसेक इंटू कॉस आया, 2 कोसेक इंटू कॉस आया, तो कोसेक को 1/sin लिख दूंगा, तो 2 कॉट आया। ऊपर ऊपर 2 कॉट है, नीचे कॉट स्क्वायर है, तो 2/कॉट आया। 2/कॉट बराबर 2 आया, तो कॉट बराबर 1 आया, तो थीटा आया 45। ठीक है, यहाँ कोई और ऑप्शन थे भाई, ये पता नहीं क्या लिखा गया। ठीक है, थीटा यहाँ मान लो आप √3/2, और ये मान लीजिए, ठीक है। तो थीटा 45 डिग्री। थीटा अगर 45 है तो साइन थीटा बराबर कॉस होता है, बराबर होता है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमको? 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो 1/√2 का स्क्वायर होता है हाफ, का क्यूब हो गया 1/8, और 1/4 हो गया। तो ये आ गया 3/8, 3/8 और होगा भाई एक ऑप्शन में। ठीक है, 3/8, क्योंकि इसमें दिया है थीटा 0 से 90, थीटा 45 है, तो 3/8 आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण से 500 किलोमीटर आगे है, यदि वो समान दिशा में चलते हैं तो 25 घंटे में राम से मिलता है। ये राम है और ये लक्ष्मण है, इनके बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। समान दिशा में चलते हैं तो 25 घंटे में राम से मिलता है, ठीक है। तो समान दिशा में उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, है ना, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? L+R, वो कितनी होगी? 500/5, यानी कि 100। दोनों स्थितियों में राम और लक्ष्मण द्वारा तय की गई कुल दूरी का अंतर क्या होगा? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे राम और लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी का अंतर कितना है? 500। यहाँ तो 500 होगा ही। अगर मुझे ये पता लग जाए ये इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है, तो काम खत्म हो गया। यहाँ पे आप देखो, L - R 20 है, L+R 100 है, तो मैं कह सकता हूँ L+R/L - R 5/1 है। अगर मैं यहाँ पे CND लगा दूं, तो L/R कितना हो गया? 6:4, मतलब 3:2। मतलब ये अगर 3 डिस्टेंस चल रहा है भाई, यहाँ पे टाइम सेम है, तो स्पीड का जो रेस होगा वही डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस अगर 3 है, तो ये डिस्टेंस 2 है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जो है वो कितना ज्यादा चल रहा है राम से? भाई ये लक्ष्मण है, ये राम है, तो ये 1 यूनिटी तो ज्यादा चल रहा है। 3 और 2 का गैप, तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है? 500, तो 1 की कितनी है? 100। यहाँ पे लक्ष्मण चल रहा है 500 किलोमीटर ज्यादा, और यहाँ पे लक्ष्मण चल रहा है 100 किलोमीटर ज्यादा। कुल मिला के कितना किलोमीटर ज्यादा चला लक्ष्मण राम से? 500 + 100,
600। ठीक है, नेक्स्ट। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक की दूरी 80 की स्पीड से और 65 की समान एक समान चाल से ए पर वापस लौटती है। डिस्टेंस सेम हो गई, तो इस बात से कोई मतलब नहीं है 700, 800, 900, 725 कुछ भी। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो जो औसत चाल है वो क्या हो जाती है, 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो 2 × 80 × 65 बटे 80 + 65 145। 5 से काट लूं तो 29, 5 से कट गया 16 बार। 65 दूनी 130 इंटू 16 2080 बटा 29। 29 सत्तर 203, 5 1 पॉइंट समथिंग 71 पॉइंट समथिंग एक नहीं। अच्छा, इसमें आप ये बता सकते हो कि कौन से दो ऑप्शन देखते ही आंसर नहीं हो सकते थे, अगर आपको बताना है तो। देखो एक बात और बता देता हूँ, यहाँ एवरेज स्पीड में 80 किलोमीटर पर आवर और 65 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस है। तो जो एवरेज स्पीड होगी ना वो हमेशा इनके एवरेज से कम होगी। इनका एवरेज कितना है 65 और 80 का, भाई 65 और 15 80 है ना, तो 65 + 7.5 तो 72.5 से तो कम ही होगा आंसर। तो देखो ना तो ये है ना ये है। और 65 और 80 में ज्यादा गैप है ही नहीं, ज्यादा गैप नहीं है, तो ये 70 पे भी नहीं पहुंचेगा, 71 पॉइंट समथिंग ही रह सकता है, तो यही आंसर होगा, ये नहीं। रिस्क है इसमें लेकिन थोड़ा, लेकिन ये अगर गैप कम होगा और कम गैप होता तो ये और नजदीक आता है इसके। ठीक, नेक्स्ट। ये स्टार लगा लें आप इस क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ढंग का क्वेश्चन। साइन थीटा इक्वल टू है a + b/2√ab। पहली बात आप मुझे यहाँ बताएंगे कि ए और बी के साइन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। भाई यहाँ पे √ab है, तो जो ए बी है ना वो पॉजिटिव होगा, ये तो पक्का है, जीरो भी नहीं होगा क्योंकि ये नीचे है। अगर a × b पॉजिटिव है तो इस स्थिति में पहले हम इसको देख रहे हैं सिर्फ। तो केस फर्स्ट क्या है, पहली बात ये हो सकती है कि ए बी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, और केस सेकंड है दोनों नेगेटिव हो। भाई दो संख्याओं को गुणा करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो कब हो सकता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। पहली बात अगर मैं कहूँ कि अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो a + b/2√ab, इसको आप इस तरह देखो, और ये साइन थीटा के बराबर है। हाफ को अलग लिख लो, इसको अलग अलग कर दो, तो a/√ab + b/√ab। यहाँ रूट ए, तो ये √a/b आ गया, और ये √b/b आ गया। √a/b को अगर मैं टी मान लूं तो ये 1/t होगा भाई। t + 1/t की जो वैल्यू है, और पहला केस लेके चल रहा हूं मैं, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो t + 1/t की मिनिमम वैल्यू होती है कितनी, 2। तो हाफ ऑफ t + 1/t की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। जो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी या बराबर। लेकिन ये वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही हो सकती है, तो ये तो 1 से छोटी या बराबर होगी, तो ये तो तभी हो सकता है जब ये 1 हो। और एक, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं ना दोनों चीज जब ये 1 हो, तो उस कंडीशन में √a/b 1 होगा, तो a = b होना चाहिए। ये आया हमारा कंडीशन। केस सेकंड में अगर मैं ए नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तो मैं मान लेता हूं कि a = -m है और b = -n, और m और n पॉजिटिव है, ये बात भी कह सकता हूँ ना भाई मैं। जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसको, तो ये साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, -m - n, तो -m + n, और बटे 2√-m × -m, तो mn ही हो गया। सेम कंडीशन वापस यहाँ बन जाएगी, तो ये -½ और t + 1/t हो गया। इसकी वैल्यू अगेन 2 या उससे बड़ी होगी, तो इसकी वैल्यू -1 या उससे छोटी होगी, लेकिन ये तो -1 से बड़ी हो सकती है या बराबर, तो भी आपके पास क्या कंडीशन आएगी, a = b, तो भी t कितना आएगा, 1। ठीक है, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर LHS = RHS। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, 25,500 रुपए के मूलधन पर 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, समान अवधि में समान दर पर समान मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। इस तरह का जब भी डेटा आए आप एक चीज देखें कि ये अप्रोक्स इसका कितना परसेंट है। ठीक है, देखो यहाँ 8,000 समथिंग है, 25,000 समथिंग है, तो मुझे लग रहा है कि 3 का भाग दूंगा अगर, तो लगभग इतना बनेगा। तो जब मैं 3 का भाग दे के भी देख लिया एक बार, 3×8 = 24, 3×5 = 15, 85, तो मतलब 1/3 का मतलब होता है 33.3। तो यहाँ अगर मैं रेट के बारे में सोचूं तो मैं 33.3 के करीब एक रेट को जानता हूँ, 33.1। तो 3 साल में 33.1 बन जाए तो मतलब 10% रेट हो गया भाई। ये मैं हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ। 10% अगर रेट हो गया तो 3 साल के लिए मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज 30% होगा इसका, तो 255,000 का 30% कितना हो गया, 255 × 3, 250 और 750 और 15, 765, एक जीरो और आ जाएगी, बस 76 रुपये। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये बात क्लिक नहीं करी है एग्जाम में और आपको मेथड से ही जाना है, तो आप किस तरह करोगे, तो भी मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे आपने देखा 0.5 है,
कुछ नहीं सोचना, जब भी 0.5 दिखे 2 से मल्टीप्लाई करो डेटा को, 0.25 दिखे 4 से करो, 0.125 दिखे 8 से करो। 2 से कर दूं पहले मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 255 का दूना 510 और डबल जीरो है ही। 84 40.5 इसका डबल करूंगा, 84 का डबल 168 और 40.5 का डबल 81। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अब। जब आपको पता है यहाँ 51 है और ये 1000 है, तो अगर यहाँ 1000 होता है, ये 3 जीरो अगर मैं लूं तो ये 10 का क्यूब बनेगा। 3 साल का मामला है तो वो भी उसी का क्यूब बन ही रहा होगा, तो मैं 51 से ही काटूंगा सीधा। 51 एकम 51, और यहाँ पे काटूंगा तो 51 तिया 153 15 बचा, 51 तिया 153 5 बचा, और 51 एकम 51 कट गया पूरा। मतलब अगर प्रिंसिपल 1000 है तो 331 इंटरेस्ट बन रहा है सीआई 3 साल में। तो 33.1% रेट हो गई, यहाँ से वही आ गया, रेट आ गया 10%। अब आप निकाल ही लोगे, तो ऑप्शन है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको कैलकुलेशन किस तरह करनी है। ये नहीं है आप इसको पॉइंट हटाओ नीचे 10 लिखो फिर उधर लेके जाओ फिर काटा पीटी मचाओ, इतना नहीं करना होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट। संख्या 1440 के एक और सम संख्या को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? 1440 है, 16 नंबर में होता है 144, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 10 को लिख दिया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 5 हो गई, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 की पावर 1 हो गई। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएंगे? 5 है ना तो एक जोड़ देते हैं इसमें 6, 2 है तो एक जोड़ते हैं 3, एक है तो एक जोड़ते हैं 2, तो 6 18 दूनी 36 आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन ये कह रहा है एक और सम संख्या को छोड़कर, तो ये तो शामिल होते ही हैं इसमें, तो 2 कम हो जाएंगे इसमें से, तो 36 - 2 34। नेक्स्ट। रेखा y बराबर 3 में बिंदु 5 -3 का प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है? तो y बराबर जो 3 होगा वो x अक्ष के समांतर रेखा होगी। उससे जो ये 5 - 3 पॉइंट है ना भाई, y के सापेक्ष जब भी पूछे y बराबर के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट तो 5 रहेगा। अब आप डिस्टेंस देखो, ये 3 है और ये -3 है, मतलब y इक्वल टू 3 है तो वो 6 नीचे है उससे, तो उसको 6 ऊपर पहुंचा दो। भाई 3 से -3 है तो ये -6 हुआ ना, तो -6 नीचे है तो वो ऊपर पहुंच जाएगा +6 प्रतिबिंब के, तो 3 + 6 कितना हो गया 9, तो 5 कॉमन। नेक्स्ट। यदि ए 450 डिग्री और 540 डिग्री के बीच है और साइन है 0.5 है, मुझे ये पता है जब साइन है 0.5 है तो ए 30 डिग्री होता है नॉर्मल केस में। अब ये कह रहा है कि 450 और 540 के बीच है, 540 का मतलब 90 × 6। इवन वाला देखेंगे ना, इसको नहीं देखा क्योंकि ऑड होने पर 90 × ऑड होने पर फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, हमको तो साइन चाहिए। साइन इक्वल टू 0.5 है तो 90 × 6, तो 90 × 6 4 बार में एक पूरा सर्कल घूम गया। फिर जब इंटू 6 में आप जा रहे हो तो दूसरे क्वाड्रेंट में आप थोड़ा सा कम कर दोगे तो दूसरे में ही रह जाएगा, तो 540 में से 30 घट दो, ये डायरेक्ट आ गया ए पूछा है a/5, तो 510 हो गया ये, तो 510/5 कितना हो गया 102। नेक्स्ट। इस क्वेश्चन के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, सिर्फ 2 बताऊंगा क्योंकि वही सबसे बेहतरीन है। एक कक्षा के अनुभाग ए और बी, ये ए है ये बी के छात्रों की संख्या 80 और 72 है, मतलब 8 से काट लिया 10:9, ये इनके स्टूडेंट्स की संख्या है। सभी छात्रों का गणित में औसत स्कोर 84 है, एवरेज स्कोर इनका 84 है। यदि अनुभाग ए के छात्रों का औसत बी के छात्रों के स्कोर से 20% अधिक है, मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है। अब आप देखो भाई, तो एलिगेशन में हम पढ़ते हैं ये जो गैप होता है इनका, इनका जो गैप होता है वो बढ़ता है इनमें। यहाँ पे गैप 1 है, यहाँ 19 है इनका टोटल, तो पहले मैं 19 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये जो बीच वाली वैल्यू होगी, बीच वाली ये क्या आएगी, अब ये 114 हो गया और ये 95 हो गया। अब 114 में से 9 घटा दो या 95 में 10 जोड़ दो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 105। 105 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 84 अंक। 21 से काट लूंगा तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 4 अंक। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4/5 यानी कि 0.5। पूछा क्या है, ए के छात्रों का औसत स्कोर, तो 114 की वैल्यू पूछी है, तो 114 इंटू 0.8, तो 800 और 112 912 91 पॉइंट। ठीक है, पहला तरीका आपको बता दिया। दूसरा तरीका देखो, वो भी और मजेदार है। ए और बी में छात्रों की संख्या 80 और 72 है, तो रेशो बाई 10:9 है। ए के छात्रों का औसत स्कोर बी के छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है, मान लो इसके 5 नंबर आए तो इसके 6 नंबर। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इनको संयुक्त रूप से इनको कितने नंबर मिले। 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यहाँ पे एक फालतू है तो 1 × 10 वेटेड एवरेज और डेविएशन लगा रहा हूँ एक साथ। 1 × 10 10 बटा बटेगा कितने में 10 और 9 19, ये होना चाहिए था, लेकिन ये है कितना, ये 84 है। तो ये 19 पंजे 95 और 10 105/19, इसकी वैल्यू कितनी है 84। पूछी किसकी हमसे 6 की, ये तो पूछी है कि छात्रों के औसत का स्कोर क्या है। 21 से काटूंगा 5, 21 से काटूंगा 4, एक की वैल्यू आ गई 19 × 4/5, 6 की निकालनी है, तो एक एवरेज हम कितने आ गए 19 × 4 × 6/5। देखो कैसे सोल्व करूं इसको, अगर यहाँ 20 होता तो ये 4 चौके
16 छिकी 96 आता है, माइनस 20 से 1 कम है तो 4 छिकी 24/5, 4.8, 96 माइनस 4.8, 91 ठीक है भाई। ये भी एक अच्छा मेथड है। नेक्स्ट, 10% साधारण ब्याज पर 3 सालों में दे 10,192 के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त चुकता करेगी या चुकाएगी? ये दे मतलब ये ड्यू डेप्ट है, 3 किस्तें तो आप लिख दो यहाँ 100 100 100। मेरे को मैं चुका रहा हूँ एंड पे, तो इस पे तो 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा तो 20 और आ गया यहाँ से, और इस पे 1 का लगेगा तो 10 और आ गया यहाँ पे, तो ये 300 और 20 और 10 330। तो ये हमको 330 की वैल्यू दी है। किस्त एक किस्त निकालनी है तो 100 की निकालनी है भाई। जीरो से जीरो कैंसिल किया, 10 19 20/33, 33 या 99 2 29 जीरो। ऑप्शन भी देखना है साथ साथ, 3 के बाद जीरो किसमें, इसमें खत्म नहीं करूंगा आगे तो। नेक्स्ट, एक मोटर बोट शांत जल में 16 की स्पीड से चलती है। ठीक है भाई, यहाँ शांत जल मतलब एक्स होता है और धारा मतलब वाई। तो ये 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड है यहाँ पे इसकी, यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर है। यदि तो उसे समान दूरी तय करने के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी यहाँ पे। धारा के अनुकूल की तुलना में प्रतिकूल जाने में 2.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो इनकी जो स्पीड है इनका रेशियो 4:1 है। ठीक है, तो अनुकूल में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है, तो 4 और 1 5 और 4 - 1 3, ये रेशियो हो गया स्पीड का। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का 3:5 हो गया। अब आप इन दो डिब्बों पे फोकस करना बस। तो ये दो टाइम ज्यादा लग रहा है जब ये प्रतिकूल जा रही है, तो ये 2 की वैल्यू कितनी है, 2.5 आवर। तो 3 की कितनी हो गई, तो 1 की 2.5/2 हो गई, तो 3 की कितनी हो गई, ये आ गया टाइम जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको लगेगा, क्योंकि ये धारा के अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। तो 20 की स्पीड से अगर वो जाए तो इतना टाइम लगे, तो डिस्टेंस कितनी है, 20 × 2.5/2 × 3, 2 से ये कट गया, 2.5 × 30 75 किलोमीटर। नेक्स्ट, एबीसी में माध्य एक त्रिभुज है एबीसी, उसमें माध्यिकाएं बी और सी एफ एक दूसरे के लंबवत एम पे काटती हैं। यदि बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है और सी एफ 13 है, तो एबीसी का क्षेत्रफल निकालने। जब भी किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 90 डिग्री पे कट करती हैं, तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है 2/3 इंटू परपेंडिकुलर जो माध्यिकाएं उनकी लंबाई, तो 2/3 इंटू 9 इंटू 13, 3 × 9 13, 39 दूनी 78, बात खत्म। दूसरी बात, अगर आपको ये वाली बात भी नहीं पता और आप चित्र भी नहीं बनाना चाहते हैं और आपके पास बहुत कम टाइम है, 20 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो आप क्या करोगे? पहली बात मैं ये देखूंगा, मुझे ये पता है जो माध्यिका होती है ना, केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो 2/3 तो हो सकता है, 9 का मल्टीपल तो ना हो, लेकिन 3 का होगा पहली बात। 3 की मल्टीपल भी होगी, और 13 है तो 13 तो कहीं से भी नहीं कटना, तो 13 की भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा, एरिया 39 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन। क्या पता यहाँ पे 52 और होता तो भी वो आंसर नहीं होता, क्योंकि 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि 78। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, फेमस क्वेश्चन है। a⁴ प्लस b⁴ प्लस a² b² इक्वल टू 273, और a² प्लस b² माइनस ab। तो इसका जो जुड़वा भाई होता है ना, a² प्लस b², ये तो लिखना ही है, प्लस ab, वो होगा 273/21। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया, 13 बार कट गया। मतलब मुझे ये पता लग गया कि a² प्लस b² माइनस ab बराबर 21 है, और a² प्लस b² प्लस ab बराबर कितना है, 13। तो देखो, इसको एक टर्म मानो, आप इसको एक मानो, तो 21 और 13 34 का आधा 17, तो ये हो गई 17, a² प्लस b², और a भी कितना हो गया, -4। तो रिटर्न ट्रायल से मुझे दिख पा रहा है कि a बराबर में 4, b बराबर -1 लूँ तो 16 और 1 17 भी बन जाएगा, स्क्वायर का सम और मल्टीप्लाई करने पे -4। 1/a प्लस 1/b पूछा है, तो 1 प्लस 1/-1 आया ना, तो 1/4 -1 -3/4। ठीक, ये आंसर है। ये थोड़े भाई ऑप्शन गलत हो गए, इनको इग्नोर कर देना, ठीक है। और कुछ यहाँ पे शायद 9/4 3/2 इस तरह ऑप्शन थे। नेक्स्ट, ये आखिरी क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 हिस्से पे बेचा, 4/5 पे बेचा, एमपी के पे। 3 सही, 1/3% की हानि हुई, मतलब 1/30 की हानि हुई, मतलब 29/30 कमाया सीपी का। कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पे बेच दे तो 1 यूनिट पे बेच दे, मतलब तो 29/30 इंटू 5/4 हो जाएगा सीपी का। देखते जाना कैसे कैलकुलेशन करनी होती है, 5 × 30, तो ये 29/24 सीपी आया। तो मैं सीपी प्लस 5/24 सीपी लिखूंगा इसको। सीपी तो मिल ही रहा है, तो ये जो होगा 5/24, यही क्या हो गया, प्रॉफिट। 24 का जो 20% होता है वो 4.8 होगा, आंसर 20 से ज्यादा होगा ना, तो 20 हो सकता है, ये दोनों कट गए। 24 का 20% 4.8 होता है, और 21 से ऊपर तो नहीं जाएगा, और 21 के नियर ही होगा, सबसे नियरेस्ट क्या होगा, 21। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है और जो सॉल्यूशन है वो पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो आप वीडियो लाइक कर देना, और जो मेथड्स आपको नए लगे हैं या
आपको आते थे लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाए हो, तो आप अपनी नोटबुक लें या स्क्रीनशॉट ले लें इस वीडियो में से और उसको सेव कर लें अपने पास। अगला जब आप मॉक दें तो आकि आप जब अगला मॉक दें तो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाएं और अपने सीजीएल वाले एग्जाम को फोड़ के आए। धन्यवाद।